यदि हम ईथरों की अन्य क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों से तुलना करें तो हम पाते हैं कि ईथर इनमें सबसे कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन यदि इनमें उग्र परिस्थितियां रखी जाएं, यानी कि यहाँ पर जो रीजेंट है ये अधिक मात्रा में रखा जाए और साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्बन होगा, जो एल्किल समूह होगा, वो त्रिविम रूप से बाधित ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है तथा हमें भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ईथरों की क्रिया किसी अम्ल यानी कि हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ क्रिया कराई जाती है और यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड को अधिकता में लिया जाता है, तो उस समय यहाँ पर हम देखें कि जो हाइड्रोजन हैलाइड में से एक हैलोजन समूह वह ईथर के एक R यानी कि एल्किल समूह के साथ जुड़कर RX ये एल्किल हैलाइड बना लेता है, जबकि दूसरा वाला जो बचा हुआ RO भाग है वह हाइड्रोजन के साथ जुड़कर ROH यानी कि अल्कोहल बनाता है। इस तरह यदि हम देखें कि ईथरों की क्रिया जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें एक एल्किल हैलाइड मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है। यदि हम ईथरों की तुलना अन्य क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों से करें तो हम पाते हैं कि ईथर सबसे कम क्रियाशील यौगिक होते हैं। ईथरों में जो कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विदलन बहुत ही उग्र परिस्थितियों में होता है और इसके लिए जब हम उदाहरण के लिए एक अभिक्रिया लेते हैं कि जब हम यहाँ पर ईथर की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइडों से कराते हैं जो कि प्रबल अम्ल होते हैं, तो इनके साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो ये हमें एक एल्किल हैलाइड तथा एल्कोहल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ईथर लेते हैं ROR प्लस उसकी क्रिया कराते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड HX के द्वारा, X में यहाँ पर कोई भी हैलोजन हो सकता है और इस तरह से यहाँ पर हमें एक जो एल्किल समूह है ईथर का वह हैलोजन के साथ जुड़कर हमें RX हाइड्रोजन हैलाइड एल्किल हैलाइड देगा, जबकि दूसरा बचा हुआ जो पार्ट है RO पार्ट है वह हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन के साथ जुड़कर यहाँ पर हमें अल्कोहल देगा। तो इस तरह से हमें एक अणु एल्किल हैलाइड का तथा एक अणु यहाँ पर अल्कोहल का प्राप्त होता है। यहाँ पर यदि हाइड्रोजन हैलाइड की मात्रा अधिकता में ली जाती है तो यहाँ पर जो अल्कोहल ROH जो कि उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, यह पुनः हाइड्रोजन हैलाइड के दूसरे अणु के साथ क्रिया करता है और इस तरह से पुनः इसमें से जो एल्किल समूह है वह हैलोजन समूह के साथ जुड़कर हमें एल्किल हैलाइड का दूसरा अणु देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो OH समूह बचा हुआ है वह हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन के साथ जुड़कर जल के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें इस पूरी अभिक्रिया को यदि हम एक ही बार में लिखते हैं, एक ही पद में लिखते हैं, तो हमें मिलेगा ROR ईथर प्लस HX, यह है हाइड्रोजन हैलाइड। जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो उत्पाद के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो अणु RX के मिलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर HX के दो अणुओं का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो अणु RX के एल्किल हैलाइड के मिलेंगे और साथ ही साथ हमें मिलेगा एक अणु जल का। तो इस तरह से पूरी अभिक्रिया को हम एक पद में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि इसी तरह से हम इनके द्वारा जो मिश्रित ईथर होते हैं यानी कि एरोमेटिक ईथर का उपयोग भी करके हम यहाँ पर अल्कोहल तथा एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं C6H5OR। यहाँ पर ये जो एल्किल फेनिल ईथर का उपयोग हम करते हैं और इसकी क्रिया हम जब कराते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड से
तो यहाँ पर अब देखिए कि दो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक कार्बन ऑक्सीजन बंध होता है जो कि रिंग से जुड़ा हुआ है, जो कि sp2 संकरित कार्बन होता है, और इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है। ये काफी स्थायी बंध होता है ना, क्योंकि ये हमेशा दिख जरूर रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर ये पार्शियली द्विआबंध यहाँ पर होता है। तो ये मजबूत बंध होता है और इसे तोड़ना आसान नहीं होता है। जबकि दूसरा जो ऑक्सीजन एल्किल समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बंध होता है वह अपेक्षाकृत दुर्बल होता है, और इसीलिए जब यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड की हम इसके साथ क्रिया कराते हैं तो OR समूह से जुड़ा हुआ जो R है वह हाइड्रोजन हैलाइड के हैलोजन के साथ मिलकर हमें RX देता है, जबकि जो फिनॉक्साइड आयन बचता है वह हाइड्रोजन हैलाइड के हाइड्रोजन के साथ जुड़कर हमें फिनॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये फिर से अब देखें कि इसके पहली अभिक्रिया में हमने देखा कि अल्कोहल पुनः हाइड्रोजन हैलाइड अणु के साथ क्रिया करके फिर से हमें एल्किल हैलाइड देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभिक्रिया है यही अल्कोहल फिनॉल बनने के बाद ये बंद हो जाती है। यह अभिक्रिया आगे नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो फिनॉल में उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन बंध होता है वह आगे फिर से टूटता नहीं है, स्थायी बंध होता है, और इसलिए यहाँ पर आगे हमें और एल्किल हैलाइड के अणु प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि यह जो अभिक्रिया है इसके द्वारा फिनॉल बनने के बाद यह यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन हैलाइड उपयोग कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइडों की का जो अभिक्रियाशीलता का क्रम है वह सबसे अधिक होगा यहाँ पर HI का, उसके बाद उससे कम होगा HBr का, और उससे कम होगा HCl का, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जितना अधिक अम्लीय होगा उसकी क्रिया यहाँ पर वो अभिक्रियाशीलता उसकी सबसे ज़्यादा होगी, और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है हाइड्रोजन हैलाइड, क्योंकि यही आसानी से प्रोटॉन दे पाता है, जबकि यहाँ पर उनकी जो हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे कम अम्लीय होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड उससे कम अम्लीय होता है। यहाँ पर देखा गया है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इस अभिक्रिया में ये इसका प्रभावी नहीं होता है, अतः इसका उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभावी यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड भी ही होता है। आइए अब हम ईथरों की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होने वाली अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। यहाँ पर हम देते हैं कि जब हम ईथर की क्रिया, यहाँ पर हमने ईथर लिया है एथिल मेथिल ईथर, तथा हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में हम हाइड्रोजन आयोडाइड का उपयोग कर रहे हैं। जब हम इनके बीच क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले यह जो पहला पद होता है उसमें ईथर के अणु का प्रोटोनेशन या प्रोटोनन होता है। इस क्रिया में हम देखें कि जो ईथर है यहाँ पर एथिल मेथिल ईथर, यहाँ पर हम देखें कि जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर हैं, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड में भी हम जानते हैं कि आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ईथर का ये अपने इस ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा यह हाइड्रोजन को एक अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और हाइड्रोजन के साथ आबंध बना लेगा, और चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ आबंध बन गया है इसलिए अब ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी ओर यहाँ पर जो आयोडीन था वह आयोडाइड आयन के रूप में पृथक हो गया है। यहाँ पर दूसरे चरण में, अब दूसरे स्टेप में, अब यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर एथिल मेथिल ऑक्सोनियम आयन प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम देखें कि ये आयोडाइड आयन अब 2 तरह से यहाँ पर अटैक कर सकता है। यहाँ पर एक तरफ मेथिल समूह है और दूसरी तरफ एथिल समूह है। तो यहाँ पर जो आयोडाइड आयन है
कम प्रतिस्थापित वाले कार्बन परमाणु पर अटैक करता है और इसीलिए यह जो आयोडाइड समूह है वह मेथिल समूह पर अटैक करेगा। मेथिल समूह वाले कार्बन जो कि कम सब्स्टिट्यूटेड है और त्रिमिम रूप से कम बाधित है, इस पर अटैक करेगा और इसके साथ यहाँ पर ये बंध बना लेगा। दूसरी ओर हम देख रहे हैं तो जिससे एक यहाँ पर आप देख रहे हैं एक माध्यमिक यहाँ पर संरचना प्राप्त हो रही है, जिसमें कि आयोडीन मेथिल समूह से वाले कार्बन से जुड़ने जा रहा है, जबकि यहाँ पर हम देखें उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन आबंध है वह यहाँ से विदलित होगा। तो अब इस तरह से हम देखें कि जो आयोडाइड आयन है वह मेथिल समूह से जुड़कर CH3I यहाँ पर मेथिल आयोडाइड बना लेगा, जबकि बचा हुआ भाग है जो कि CH3CH2OH यानी कि अल्कोहल के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखें ये द्वितीय पद में हमें एक एल्किल हाइलाइड प्राप्त हो गया है और एक अल्कोहल प्राप्त हुआ है। द्वितीय पद में प्राप्त हुआ यह जो एथेनॉल अल्कोहल है, अब यहाँ पर इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के दूसरे अणु से होगी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और इसलिए यह हाइड्रोजन आयोडाइड के हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इस तरह से यह उससे बंध बना लेगा और जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर पुनः हम देखें कि ये जो आयोडाइड और आयोडाइड आयन जो पृथक हुआ है, अब यह जो है वह यहाँ पर फिर से एल्किल समूह पर अटैक करेगा। एल्किल समूह से जुड़े हुए जो CH2 कार्बन है उस पर अटैक करेगा और उससे जुड़ जाएगा, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह ऑक्सीजन के पास वापस चला जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन के अणु के पृथक्करण की स्थितियां बन जाती हैं। तो यहाँ पर जल का अणु पृथक हो जाएगा और इस तरह से हमें पुनः CH3CH2I मेथिल आयोडाइड का एक दूसरा अणु प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से क्रमशः 3 पदों में ये अभिक्रिया होती है और SN2 ये अभिक्रिया है, जिसके फलस्वरूप हमें एल्किल हैलाइड के 2 अणु तथा 1 अणु जल का प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में हम देखें कि हम इसके द्वारा तृतीयक प्रतिस्थापित ईथर भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि यदि हम ईथर में एक एल्किल समूह तृतीयक लेते हैं तो उस स्थिति में हमें तृतीयक हैलाइड प्राप्त होते हैं और यह जो अभिक्रिया होती है SN2 अभिक्रिया के द्वारा ना होकर SN1 अभिक्रिया के द्वारा होती है। इसे हम समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है ईथर, जिसमें कि एक जो है वो मेथिल समूह है, जबकि दूसरा जो एल्किल समूह है वह तृतीयक एल्किल समूह है। जब हम इसकी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो वहाँ पर हम देखें कि पुनः जो ऑक्सीजन परमाणु है उससे हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन जुड़ जाता है और इस तरह से यह जो प्रक्रिया होती है यह प्रक्रम धीमी गति से होता है और इसके फलस्वरूप चूंकि हम जानते हैं कि कार्बन और यहाँ पर 2 परिस्थितियां हो सकती हैं, कार्बन ऑक्सीजन बंध टूट सकता है या फिर यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बंध जो तृतीयक एल्किल समूह वाला और वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध है वह भी टूट सकता है, अथवा यहाँ पर जो प्राथमिक मेथिल समूह और ऑक्सीजन के बीच जो कार्बन ऑक्सीजन बंध है वह भी टूट सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर जो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन बनेगा वह ज़्यादा स्थायी होता है और इसीलिए ज़्यादा स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो तृतीयक ब्यूटिल कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन और ऑक्सीजन आबंध है वह टूटता है और इस तरह से हमें एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन प्राप्त होता है, जबकि दूसरी ओर हमें मेथाइल अल्कोहल CH3OH प्राप्त होता है। अब यह जो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन है वह हाइड्रोजन आयोडाइड के आयोडाइड आयनों से के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है और इस तरह से हमें यहाँ पर तृतीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि यहाँ पर यदि हम ईथरों में तृतीयक एल्किल समूह वाले ईथर का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर हमें तृतीयक एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो यह है ईथरों की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर देखा जो एरोमेटिक ईथर हैं, तो एरोमेटिक ईथर में हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एक बेंजीन रिंग पाई जाती है और इसके अलावा यहाँ पर एक फेनॉक्साइड समूह। आइए अब हम जानते हैं ईथरों में होने वाली इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहाँ पर हम जाने कि जो भी यहाँ पर ईथर एरोमेटिक ईथर हैं, तो एरोमेटिक ईथर में जो एक फेनिल समूह होगा तथा दूसरा एल्कोक्सी समूह होगा। यहाँ पर जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम C6H5OAr का। तो यहाँ पर यह हम देखें कि यहाँ पर जो एल्कोक्सी समूह होते हैं वह भी फिनोलों के हाइड्रोक्सिल समूहों की भांति ही ये आर्थो और पैरा निर्देशी समूह होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी और ये जो एल्कोक्सी समूह हैं यह +R इफेक्ट दर्शाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है ऑक्सीजन पर उपस्थित, वह रिंग की तरफ खिंच जाता है और इसकी वजह से जब यह रिंग की तरफ खिंचेगा, जिसे हम भिन्न भिन्न इनकी अनुनादी संरचनाओं के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि यह जो फेनिल समूह है उससे जो एल्कोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर है वह रिंग की ओर जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन बंध की तरफ यह मूव करेगा, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन आबंध पर यहाँ पर द्विबंध बन जाएंगे और इसलिए यहाँ पर जो कार्बन कार्बन पहले और दूसरे कार्बन के बीच जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे दूसरे कार्बन यानी कि आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और यह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए यहाँ पर स्थान उपलब्ध हो पाएगा। आगे इसी अनुनादी संरचना में हम आगे बढ़ें तो अब यह जो द्वितीय स्थान पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह द्वितीय और तृतीय स्थान पर जाकर द्विबंध का निर्माण करेगा। जो यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ कार्बन पर उपस्थित जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं वह यहाँ पर चौथे यानी कि पैरा पोजीशन वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। अगली स्थिति में यहाँ पर पुनः जो पैरा पोजीशन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह चौथे और पांचवें कार्बन के बीच शिफ्ट होगा, जिससे कि जो पांचवें और छठे कार्बन के बीच पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह पुनः यहाँ पर छठे कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और जिससे पुनः छठे कार्बन यानी कि आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। और इस तरह से हम देखें कि इन भिन्न भिन्न अनुनादी संरचनाओं के द्वारा यहाँ पर जो एल्कोक्सी समूह है उसके +R इफेक्ट की वजह से यहाँ पर आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो इस तरह से इन जब भी इनके ईथरों के उत्पाद मिलेंगे तो वह हमें आर्थो और पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद ही प्राप्त होते हैं। तो आइए इनके कुछ इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे ब्रोमिनेशन का। यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं ईथर एनिसोल का। ये एनिसोल का जिसकी आप संरचना देख रहे हैं जिसमें एक बेंजीन रिंग है तथा ऑक्सीजन समूह से जुड़ा हुआ एक CH3 मेथिल समूह है, जिसे हम सामान्य रूप से एनिसोल कहते हैं। तो जब एनिसोल की क्रिया हम यहाँ पर ब्रोमीन Br2 से कराते हैं और यहाँ पर जो एसिटिक एसिड माध्यम के तौर पर रखा जाता है
तो यहाँ पर हम देखें कि जो ब्रोमीन है उसका पहले पोलराइजेशन होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह एक ब्रोमीन परमाणु पर शिफ्ट होगा जो कि Br- के रूप में वहाँ से हटेगा, जबकि दूसरे ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यह जो Br+ आयन होगा यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा और यह बेंजीन रिंग के आर्थो पोजीशन पर तथा पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर हम देखें कि ये बेंजीन रिंग के जैसे ही ये Br+ आयन एक स्थिति आएगी, यहाँ पर माध्यमिक स्थिति हमें मिलेगी, तो यहाँ पर यह आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा और जिससे इससे यहाँ पर उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु है अब वह वहाँ से प्रतिस्थापित होने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरे स्थिति में हम यहाँ पर देखें कि जो उत्पाद के रूप में हमें मिल रहा है तो उसमें आर्थो पोजीशन पर एक ब्रोमीन एटम आकर जुड़ जाएगा और वहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा। ये हाइड्रोजन जो H+ के रूप में निकल रहा है वह ब्रोमीन के Br- से जुड़कर HBr के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस तरह से हमें एक आर्थो प्रतिस्थापी ईथर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरा प्रोडक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा ब्रोमीन अणु होगा वह उसका Br+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यह पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा जिससे हमें एक पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखें कि एक आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद और दूसरा है यहाँ पर पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी यदि हम क्वांटिटी देखें तो जो पैरा उत्पाद प्रतिस्थापी उत्पाद है उसकी मात्रा ज़्यादा मात्रा बनती है क्योंकि ये एक तो त्रिविम रूप से कम बाधित होता है और साथ ही साथ यह एक सिमेट्रिकल अणु है और इसमें सममिति ज़्यादा पाई जाती है और इसीलिए ये ज़्यादा स्थायी होता है और इसकी मात्रा ज़्यादा बनती है। इसी तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर ईथरों के में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाइट्रेशन का भी उदाहरण देख सकते हैं। जब हम यहाँ पर एनिसोल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, हम यहाँ पर जानते हैं कि ये नाइट्रिक कारक मिश्रण कहलाता है और जिसमें कि जो इलेक्ट्रोफाइल है होता है वह NO2+, जिसे कि हम नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बेंजीन की जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे उस समय भी हमने देखा था कि किस तरह से NO2+ आयन ये इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये NO2+ नाइट्रोनियम आयन अब बेंजीन रिंग पर के आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और इस तरह से हमें आर्थो नाइट्रो एनिसोल तथा पैरा नाइट्रो एनिसोल के रूप में हमें दो उत्पाद प्राप्त होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम देखें कि जो पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद है उसकी मात्रा ज़्यादा बनेगी जबकि जो आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद है उसकी मात्रा कम बनेगी। इसी तरह से हम यहाँ पर फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलेशन तथा फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलेशन दोनों अभिक्रिया को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया होती है उसमें हम जब हम एल्किलीकरण करते हैं तो वहाँ पर भी हम देखें कि जब एनिसोल की क्रिया हम किसी एल्किल हैलाइड से, मान लीजिए यहाँ पर हम मेथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर भी जो मेथिल समूह होगा यहाँ पर यह इलेक्ट्रोफाइल है, यह इस पर इसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तथा जो आयोडाइड आयन होगा वह नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो यह पुनः इसके आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और इस तरह से हमें आर्थो समूह आर्थो प्रतिस्थापी एवं पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम देखें कि जो आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद है वहाँ पर आर्थो समूह में जो एक मेथाइल समूह उपस्थित है और एक एल्कोक्सी समूह उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो मेथाइल समूह होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और इसलिए यह जो होगा एक यहाँ पर हम C6H5CH3 इसे हम कहते हैं टालुइन और जो एल्कोक्सी समूह होगा उसे हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 एल्कोक्सी टालुइन, इस प्रोडक्ट का नाम होगा 2 एल्कोक्सी
टालुइन। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा उत्पाद होगा, जो पैरा उत्पाद होगा, उसका नाम होगा 4-एल्कोक्सी टालुइन। और यहाँ पर भी जो 4-एल्कोक्सी टालुइन है, इसकी मात्रा, इसका उत्पाद ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर एसिलेशन या एसिटिलीकरण की अभिक्रिया को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जब एसिटिलीकरण की क्रिया होती है तो हम यहाँ पर इसकी जो क्रिया कराते हैं वो एलिल क्लोराइड के साथ हम ईथर की अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फिर से एनिसोल, और एनिसोल की क्रिया जब हम एसिटल क्लोराइड के साथ कराते हैं, CH3COCl, इसके साथ कराते हैं, तो यहाँ पर भी Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि CH3CO ये इलेक्ट्रोफाइल है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यह यहाँ पर बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर प्रतिस्थापित होगा और वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर हमें आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद और पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम देखें कि जो मुख्य उत्पाद होगा वह पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद का होगा। यहाँ पर जो हमें आर्थो प्रतिस्थापी उत्पाद मिलेगा, उसका जो नाम होगा वह भी होगा 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, क्योंकि यहाँ पर जो एसीटोफिनोन है ये C6H5COCH3, ये इस कंपाउंड को हम एसीटोफिनोन कहते हैं। तो एसीटोफिनोन के दूसरे नंबर के कार्बन पर यहाँ पर मेथॉक्सी समूह उपस्थित है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। इसी तरह से जो पैरा प्रतिस्थापी है उसका नाम हो जाएगा 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोफाइल्स का उपयोग करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न उत्पाद ईथरों से प्राप्त कर सकते हैं।